Good morning, everyone. Good morning and welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left in the last class. So, last class में अगर आपको याद होगा हम लोगों ने differentiation of implicit function के बारे में पढ़ लिया था. We talked about differentiation of function with respect to variable other than x or y जिसके respect में function defined हो तो क्या करेंगे. And we also understood कि we also talked about the concept of double differentiation. Double differentiation कैसे करते हैं, right? Double differentiation का practical significance है तो अपने को वो समझ में आना चाहिए. तो अब देखो कल के डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे. तो नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान सुनना. dy बाई dx जो होता है ये dy बाई dx रिप्रेजेंट करता है स्लोप. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, स्लोप कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो. तो स्लोप पॉजिटिव मतलब होता है ग्राफ गोइंग अप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लोप नेगेटिव होने का मतलब होता है ग्राफ गोइंग डाउन. और स्लोप जीरो का मतलब होता है ग्राफ इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. ग्राफ इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप. डी बाई डी एक्स जो स्लोप है वो पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो अगर होता है तो उसका मतलब क्या होता है. पॉजिटिव का मतलब ग्राफ गोइंग अप, नेगेटिव का मतलब ग्राफ गोइंग डाउन, जीरो का मतलब ग्राफ इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. What is the meaning of graph going up, graph going down? Let's try to understand it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से इसको लिखेंगे. इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, आपको मैं बता रहा हूँ जितने भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसमें बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे. आपने इससे पहले इसको कैसे किया था मुझे नहीं पता, पर अब देखो क्या करना है. देखो, व्हेन आई से dy by dx पॉजिटिव, सपोज इफ आई से dy by dx पॉजिटिव, तो ग्राफ आपका ऐसा होगा. ग्राफ इज गोइंग अप. देखो, ठीक है, ग्राफ इज गोइंग अप. dy by dx नेगेटिव मतलब graph is going down. Look at this, graph is going down. Are you seeing? Graph is going down. And dy by dx is equal to zero means graph is at a constant distance from the x axis. अब ये x और y axis में सुनना ध्यान से, ये y axis है, ये x axis है. अब आपको पता है कि इन फिजिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा रहा हूं, इन फिजिक्स y axis can have any physical quantity और वेरिएबल, और x एक्सिस भी जो है उसमें भी एनी फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल आ सकता है. ठीक है, समझे ध्यान से, एनी फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल आ सकता है. यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से. इफ x हैज टाइम एज वेरिएबल देन वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई how to traverse a graph. How to traverse a graph. Traverse मतलब समझते हो, ग्राफ को कैसे ट्रैवर्स करना है, ग्राफ को कैसे कवर करना है. But if x has any other physical quantity as variable, then we need to say how the graph is being traversed. सुनना, if x has any other physical quantity, ठीक है, if x has any other physical quantity other than क्या, time, then we need to specify how to traverse a graph. How to traverse a graph. ठीक है, मतलब देखो, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. मुझे पता नहीं आपने कभी इस चीज को ध्यान दिया या नहीं दिया है. देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे टाइम है,
यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज यहाँ पे v है, तो अगर आपका ग्राफ ऐसा है सपोज, तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि इस ग्राफ को कैसे ट्रैवर्स करना है, ये ऑटोमेटिकली सेल्फ एविडेंट है कि इस ग्राफ को ऐसे ही ट्रैवर्स करना है। क्यों? क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता ही रहता है, टाइम कभी बैक नहीं जाता, राइट? मैं साथ रहा हूँ, टाइम का हमें कभी भी बैक नहीं जाता है, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है। तो इस ग्राफ को कैसे ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स में ज्यादा, इस ग्राफ को कैसे, कहां से कहां जाए ग्राफ में, कहां से कहां जाए, इस ग्राफ को ऐसे ट्रैवर्स करना है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ एविडेंट है, राइट? लेकिन मान लो आपको मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में सपोज देता हूँ वॉल्यूम और वाई एक्सिस में प्रेशर। ऐसे ग्राफ आपने किस चैप्टर में देखे हैं? जल्दी बोलो। ऐसे ग्राफ आपने किस चैप्टर में देखे हैं? जल्दी बोलो, किस चैप्टर में देखे हैं? जल्दी बोलो। यू हैव सीन दिस इन थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के ग्राफ में आपने देखा होगा। तो इस केस में हमें बताने की जरूरत है कि हम ग्राफ कैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफ ट्रैवर्स दोनों तरीके से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, दोनों प्रोसेस पॉसिबल है कि वॉल्यूम घटता है प्रेशर बढ़ता है, या प्रेशर घटता है वॉल्यूम बढ़ता है, दोनों केस पॉसिबल। तो हम किसी भी टाइप से इस टाइप का रिलेशनशिप बना सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये आपको समझ में आना चाहिए कि वी कैन ट्रैवर्स दिस इन एनी फॉर्मेट, वी कैन ट्रैवर्स दिस इन एनी फॉर्मेट, किसी भी तरीके से हम जा सकते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि हम इसको कैसे ट्रैवर्स करना है, ठीक है? समझ में आ रही है बात? सपोज मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, तो ये ग्राफ ऐसे भी ट्रैवर्स हो सकती है, ऐसे भी ट्रैवर्स हो सकती है। सपोज मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, सॉरी, ये ग्राफ ऐसे भी ट्रैवर्स हो सकती है, ऐसे भी ट्रैवर्स हो सकती है। तो इस केस में स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि हम ग्राफ को कैसे ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवर्स कर रहे हैं। ट्रैवर्स मतलब किस किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन ग्राफ में जाएंगे, ये बताना जरूरी होगा, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम। क्लैरिटी है ये? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? समझ में आई बात? तो dy बाई dx का मैंने आपको सिग्निफिकेंस दिखाया है, ये पूरा चीज मैं रखता हूँ बॉक्स के अंदर, और ये सिग्निफिकेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्लियर है ये? क्लियर है ये एवरीवन? क्लियर है? गुड। अब देखो, अब देखो, हमने जो डबल डिफरेंशिएशन किया था, ये समझ में आया सबको? अब देखो, हमने जो डबल डिफरेंशिएशन किया था, डबल डिफरेंशिएशन सिग्निफिकेंस क्या होता है? सुनो, फिजिकल सिग्निफिकेंस। जो डबल डिफरेंशिएशन होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है कि इट गिव्स अस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सपोज मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपने एक ऐसा कर्व खींचा। अब ये कर्व खींचने के लिए मुझे बताओ, आपको कंपास का नीडल कहाँ पे रखना पड़ेगा? स्टैंडर्ड 8 9 कंस्ट्रक्शन वहीं से स्टार्ट करते हो, एकदम बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ। मान लो आपको ऐसा ग्राफ खींचना है, आपको कंपास का नीडल कहाँ रखना पड़ेगा? कंपास का नीडल कहाँ पे रखना पड़ेगा? सेंटर पे नहीं, मतलब किस साइड में, किस साइड में रखना पड़ेगा? इस साइड में कंपास का नीडल रखोगे या इस साइड में रखोगे? ए बी, किस साइड में कंपास का नीडल रखोगे? ये कर्व मान लो ड्रॉ करना है, किस साइड में कंपास का नीडल रखोगे? अकल चलाओ यार, जवाब दो। करेक्ट। क्या यहाँ पे रखोगे बी साइड में? जो बी साइड मैंने लिखा है, क्या वहां पे रखोगे कंपास का नीडल? तो यहाँ पे नीडल होगा, यहाँ पे नहीं होगा नीडल, यहाँ पे रख के ऐसा कर्व नहीं ड्रॉ कर सकते। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस साइड में, सुने ध्यान से, जिस साइड में आपको नीडल रखना पड़ेगा टू क्रिएट दैट ग्राफ, उस साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करता है, मतलब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है। दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बनाने के लिए जो नीडल आप रखोगे जहां पे, वहां से इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगी इस कर्व की सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पे आप नीडल रखोगे। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ग्राफ, सीओसी बोलते हैं सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ग्राफ। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ग्राफ। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? थोड़ा फास्ट, क्लियर, 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का क्लियर है ये? दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ग्राफ। क्लैरिटी है ये? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आई है। अब फील करना, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्राफ है, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है सुनना।
तो d2/d² का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? d2/d² का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इट गिव्स अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। किसी भी कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है वो बताता है d2/d²। ठीक, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। तो d2/d² भी पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे dy/dx था, जैसे dy/dx था वैसे d2/d² भी पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर d2/d² जीरो है, इसका मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अबव द ग्राफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्राफ इज अबव द ग्राफ। अबव द ग्राफ मतलब एक्स वाई एक्सिस बना दोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्राफ, ग्राफ के ऊपर रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर d2/d² पॉजिटिव। d2/d² जीरो मतलब it is a straight line, it does not have center of curvature। ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव होने का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिलो द ग्राफ। अच्छा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन डज नॉट हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इन्फिनिटी पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाती है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो d2/d² की वैल्यू क्या है? अगर वो पॉजिटिव है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अबव द ग्राफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अबव द ग्राफ मतलब क्या? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया है ऐसे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है बोलो? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? ग्राफ के ऊपर। तो इस ग्राफ के लिए सुनना, तो इस ग्राफ के लिए d2/d² का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। इस ग्राफ के लिए d2/d² का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। समझे क्या? सपोज मैं एक दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, सुनो ऐसा। बोलो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा? तो इस ग्राफ के लिए d2/d² क्या होगा? नेगेटिव। सपोज मैं ऐसा एक ग्राफ बनाता हूं, इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर? इंफिनिटी, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो इस ग्राफ का d2/d² क्या होगा? जीरो होगा। क्या आपको समझ में आई? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी है ये? अब देखो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। आप याद करो, आपके पूरे फिजिक्स में, सुनना ध्यान से, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, पूरे फिजिक्स में हर चैप्टर में ग्राफ है। कोई एक एक्सप्रेशन दे देगा, आपसे पूछेगा इसका ग्राफ कैसा होगा, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, आपको बोलेगा वाह क्या बताया है सर, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि ये सब चीजें शायद हम रटते थे, बिना लॉजिक हाथ पैर के रटते थे कि इसका ग्राफ ऐसा होगा। अब हम अकल लगा के बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर देख लो, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते? एटलीस्ट कोई भी बुक आप फॉलो किए होगे लास्ट ईयर, कोई भी बुक आप फॉलो किए होगे, याद करो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे कि नहीं आते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट याद करो, कैपेसिटर्स याद करो, हर चैप्टर में आपको ग्राफ मिला होगा। ईएमआई याद करो, हर चैप्टर में ग्राफ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी याद करो, हर चैप्टर में ग्राफ है। ठीक है। आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, ग्राफ था। ये ग्राफ जो मैं अभी बता रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आता है तो ये ग्राफ में आपका सर में कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ग्राफ अपने आप आपसे बन जाएगा। खट 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 खट, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, सब याद रहना चाहिए। लेकिन अगर आप कभी भूले और नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है? पक्का? अब नेक्स्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है और सब लोग पार्टिसिपेट करो डिस्कशंस में प्लीज। नोटेड? ठीक है। अब सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ। देखो, दुनिया में जितने भी, दुनिया में मतलब तुमको जितने भी ग्राफ्स के साथ डील करना है, ठीक है, वो बेसिकली सारा ग्राफ जो है, जनरली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। 9th टाइप का कोई ग्राफ नहीं होता। और अगर आपने ये 8 टाइप के ग्राफ समझ लिए, तो आपको फिजिक्स का पूरा आपका जो जर्नी है, आपका जो जर्नी है 11th और 12th का पूरा फिजिक्स, उसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इट्स अ गारंटी फ्रॉम मी। आप ग्राफ खुद से बना सकते हो। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझ। ग्राफ 8 टाइप के होते हैं। 9th टाइप का कोई ग्राफ नहीं होता। ग्राफ 8 टाइप के होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ ग्राफ आर देयर। 9th टाइप का कोई ग्राफ नहीं होता। ठीक है। तो कोई भी ग्राफ आप अगर 9th टाइप का बनाते हो, तो ये 8 टाइप के ग्राफ के कॉम्बिनेशन से, इनमें से किसी दो का कॉम्बिनेशन से आपने कोई एक और ग्राफ बना लिया। यूनिक ग्राफ नहीं होगा।
तो अभी ग्राफ कैसे हो सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ सीखोगे आप। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें बना रहा हूँ, आप बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाएं, क्योंकि इसको एक पेज में होना जरूरी है ताकि आपका पूरा नोट्स एक जगह पे आ जाए। ये 8 टाइप के ग्राफ मैं बोल रहा हूँ, इसके अलावा कोई और टाइप का ग्राफ नहीं होता है, सब वाई एक्स है। अब आपको ये समझना है कि ये वाई और एक्स की जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज या वेरिएबल हो सकते हैं। इनफैक्ट फिजिक्स में कभी भी नंबर एक्स और वाई एक्सिस में नहीं आते हैं, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप होता है। तो वाई और एक्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं, राइट? ये आपको समझ में आता है, ठीक है, आप समझ लें। देखो, सबसे पहला पहला जो मैं सीरीज ऑफ 3 ग्राफ है, ये मैं बोल रहा हूं ग्राफ गोइंग अप। ये जो ग्राफ है, ये सारे ग्राफ हैं ग्राफ गोइंग अप। ये जो 3 टाइप के ग्राफ है, ये है ग्राफ गोइंग डाउन। और ये कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ है, ठीक है ना, ये स्पेशल ग्राफ है, ये मैं बताऊंगा, देखो ध्यान से। अभी ऊपर सुना ध्यान से, दो दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप है। ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के तरीके क्या है, सुनो, ऊपर जाने के तरीके हैं, इधर ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा। क्या यही 3 तरीके हैं ऊपर जाने के? क्या यही 3 तरीके ऊपर जाने के? नीचे आने के तरीके देखो, इधर ऐसा जाएगा या ऐसा आएगा या ऐसा जाएगा, ऐसा। ये 3 तरीके हैं ग्राफ के नीचे आने के, यस और नो एवरीवन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो दो स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ है, एक है जब ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो, और दूसरा जब ग्राफ पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो। ये दो स्पेशल ग्राफ्स हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट। 9th टाइप का कोई ग्राफ नहीं होता, जो भी ग्राफ्स इसके अलावा आप बनाओगे वो सब इन्हीं ग्राफ्स के कॉम्बिनेशन होंगे। कोई भी 9th टाइप का ग्राफ नहीं बनता, इन्हीं ग्राफ के कॉम्बिनेशन से आप ग्राफ बनाओगे। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, समझे आप ध्यान से। अभी देखो, एक एक ग्राफ की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये तीनों ग्राफ सुनना ध्यान से, ये तीनों ग्राफ क्या है, ये तीनों ग्राफ ऊपर जा रहे हैं। क्या हो रहा है, ये तीनों ग्राफ ऊपर जा रहे हैं। तो अगर ये तीनों ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, तो देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, dy बाई डी एक्स जो है, इसको मैं बोलता हूँ m। dy बाई डी एक्स m होता है स्लोप, राइट? ताकि मैं हर बार dy बाई डी एक्स में उतना जगह नहीं है, राइट, तो मुझे छोटे से लिखना है और आपको भी एक जगह पे लिखना है। तो dy बाई डी एक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्लोप। अच्छा, d2 m बोल रहा हूँ, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y डबल डैश, ये आपने देखा हो अपने फिजिक्स की जर्नी में लास्ट ईयर में, इसको y डबल डैश लिखते हैं, ठीक है ना। और dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट एक टर्म ले रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप को मैं m का मॉड बोल रहा हूँ, स्लोप का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब सुनना, देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब m क्या है, m है पॉजिटिव। ये सेकंड वाला ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, m क्या है, m है पॉजिटिव, बिकॉज ग्राफ ऊपर जाना मतलब m पॉजिटिव होना। ये तीसरा ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, m है पॉजिटिव, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर मैं y डबल डैश देखूं, सेकंड वाले ग्राफ में अगर मैं y डबल डैश देखूं, और थर्ड वाले ग्राफ में अगर मैं y डबल डैश देखूं, तो क्या आएगा, आपको साइन बतानी है।
पहले वाले ग्राफ में क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो y डबल डैश 0 होगा। दूसरे वाले ग्राफ में बिकॉज इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो ग्राफ के ऊपर है, तो y डबल डैश पॉजिटिव आएगा। y डबल डैश क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? y डबल डैश क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तीसरे वाले में देखो इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है, तो y डबल डैश क्या आएगा, y डबल डैश नेगेटिव आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? हाँ। अब सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है m मॉड, ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा कांस्टेंट। मैं यहाँ पे एक रूल बताऊंगा, समझना। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है ये क्या हो जाएगा, ये होगा इंक्रीज। ठीक है? और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है ये होगा डिक्रीज। अब इसका लॉजिक समझो। लॉजिक ये है, अगर dy बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर इनका साइन सेम है, सुनना ध्यान से सुनना, dy बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का अगर साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो m मॉड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखो यही रिलेशनशिप वहां पे फॉलो हो रहा है अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है? फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर अगर dy बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव, अगर ये दोनों का साइन सेम है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो आपका m का जो मॉड्यूलस है वो कांस्टेंट होगा। मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, क्योंकि स्लोप का एक साइन भी आ सकता है, राइट? स्लोप का एक साइन भी आ सकता है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट। अगर अगर dy बाई डी एक्स जो कि m है एंड डी टू वाई बाई डी एक्स जो कि y डबल डैश है, अगर dy बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स का साइन अपोजिट है, कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव, तो m का मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो है वो डिक्रीज करेगा। तीसरा, अगर dy बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स में कोई भी एक जीरो हो गया, जनरली डी टू वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, अगर डी टू वाई बाई डी एक्स जीरो हो गया, तो उस केस में जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? क्या आपको ये समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, देखो ध्यान से। इफ m and y double dash have, सब लोग लिखें इसको, सेम साइन, either positive or negative, then increases। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, इफ m and y double dash have opposite signs, ठीक है, then decreases। if y double dash is 0, ठीक है, if y double dash is 0, then कांस्टेंट। ये रूल आपको याद रखना है। इसको रखता हूं मैं बॉक्स के अंदर। क्या ये सबको समझ में आया? ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये पेज का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आपको सुपर डुपर यूजफुल है। अब दूसरा देखो, दूसरा जो जो नेक्स्ट थ्री ग्राफ है गोइंग डाउन, उसको देखो। ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब बेटा क्या होगा, m बोलो क्या होगा, क्या m नेगेटिव है? ये ग्राफ भी नीचे जा रहा है, m नेगेटिव है। ये ग्राफ भी नीचे जा रहा है, m नेगेटिव है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली चीज क्या है? सोचने वाली चीज ये है, सर आपको कैसे पता चला नीचे जा रहा है? देखो, अगर एक्स एक्सिस में टाइम है तो पक्का नीचे जा रहा है, या फिर हमें बता देना पड़ेगा कि ये नीचे जा रहा है अगर टाइम छोड़ के कोई और फिजिकल क्वांटिटी है तो एक्स एक्सिस में। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत छोटी सी बात की है मैंने, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपने शायद अपनी इससे पहले की जर्नी में चीज ऑब्जर्व नहीं किया होगा। तो एम की वैल्यू नेगेटिव, एम की वैल्यू नेगेटिव, एम की वैल्यू नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब सुनना, ये जो वाई डबल डैश है, इसका वाई डबल डैश क्या होगा, 0 होगा।
देखो ये नेगेटिव है, ये जीरो है, वाई डबल डैश जीरो हो गया तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि भैया इसका भी जो एम मॉड है ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको, एवरीवन? अब देखो एम नेगेटिव है, एम नेगेटिव है, वाई डबल डैश का साइन बोलो। वाई डबल डैश क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है, तो वाई डबल डैश नेगेटिव है। देखो एम डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू बाई डी एक्स दोनों का सेम साइन है, तो क्या यहाँ पे एम मॉड जो है क्या वो इंक्रीज करेगा? इज इट इंक्रीजिंग? देखो कितना आसान है, आप बहुत इसका हेल्प होगा। देखो एम नेगेटिव है ग्राफ में तो आपको सुपर डुपर हेल्प हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, देखो वाई डबल डैश क्या ग्राफ का सेंटर का ग्राफ के ऊपर है, वाई डबल डैश पॉजिटिव। देखो डी वाई बाई डी एक्स और डी टू बाई डी एक्स का साइन ऑपोजिट है, दिख रहा है आपको? तो क्या यहाँ पे एम मॉड क्या होगा, क्या एम मॉड हो जाएगा डिक्रीज, मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है क्या वो डिक्रीज होगा। अब ये लास्ट के दो ग्राफ देखते हैं, स्पेशल ग्राफ्स। अब यहाँ पे देखो इसका जो एम है ये जीरो है, और इसका वाई डबल डैश जो है ये भी जीरो है। ठीक है, एम जीरो है, इसका वाई डबल डैश जीरो है। इसका एम क्या है, इसका एम है इंफिनिटी, प्लस माइनस इंफिनिटी डिपेंडिंग अपॉन ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इस ग्राफ के लिए, लास्ट वाले ग्राफ के लिए, वी डू नॉट डिफाइन वाई डबल डैश बिकॉज एम इंफिनिटी आ गया, मतलब डी वाई डी एक्स इंफिनिटी आ गया, तो डी टू वाई डी एक्स का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो डी टू वाई डबल डैश इज नॉट डिफाइंड इस ग्राफ के लिए। वैसे आपको ये ग्राफ, ये जो बाकी के दो ग्राफ है, सातवां और आठवां ग्राफ, ये जनरली उतना काम का आपका नहीं है। आपको जनरली ये पहले जो 6 ग्राफ्स हैं इसी का आपको काम रहता है। ठीक है, अब सुनना, कोई भी अदर ग्राफ है इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। सोचो सपोज मैं एक ग्राफ ऐसे बना रहा हूं, अब देखो ये वाला जो ग्राफ है इस ग्राफ को ब्रेक करो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कौन सा ग्राफ है बोलो? कहाँ पे ये ग्राफ देख रहे हो आप? क्या ये वाला ग्राफ है? देखो पहला सीरीज में गोइंग अप में वाई एक्स वाला ग्राफ दिख रहा है आपको? थर्ड वाला ग्राफ दिख रहा है आपको? ये देखो ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है, आपके लिए नेमिंग इजीली हो जाएगा। ये फोर्थ ग्राफ है, ये फिफ्थ ग्राफ है, ये सिक्स्थ ग्राफ है, ये सेवेंथ ग्राफ है, ये एट्थ ग्राफ है। देखो उसके बाद दूसरा वाला पोर्शन देखो, ये कौन सा ग्राफ है बोलो? इज इट द फिफ्थ ग्राफ? ये थर्ड ग्राफ है, क्या ये फिफ्थ ग्राफ है? हाँ। उसके बाद वाला पोर्शन देखो, ये वाला, ये पोर्शन कहाँ से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो ये पोर्शन मैच करता दिखाई दे रहा है सिक्स्थ वाला ग्राफ से, देखो। और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन किसके साथ मैच हो रहा है? देखो सेकंड वाला ग्राफ। तो आपने एक नया ग्राफ अगर बना लिया तो ये बेसिकली इन्हीं 8 में से किसी एक ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। दो ग्राफ, सॉरी इन्हीं 8 में से दो या दो से ज्यादा ग्राफ के कॉम्बिनेशन से कोई नाइन्थ ग्राफ बनेगा। नाइन्थ टाइप का ग्राफ होता ही नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको नोट करो। देखो ये समझ गए सब लोग? सब लोग समझ गए? अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका एप्लीकेशन देखो, आपको कितना हेल्प रहेगा। आप देखो फील करो, ये समझ में आया ना? 8 टाइप के ग्राफ होते हैं, 9वां कोई ग्राफ नहीं होता, याद रखेंगे। देखिए इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो सपोज सपोज आपको एक इक्वेशन दिया गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सपोज ये इक्वेशन दिया गया आपको। ठीक है, सपोज दिस इक्वेशन इज प्रोवाइडेड, और आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ पूछा जा रहा है। सुने ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? सपोज दिस इज व्हाट इज आस्क्ड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया गया है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सुने ध्यान से, इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप क्या करोगे, ds बाई डी टी करोगे। ds बाई डी टी करोगे तो इट विल बी u प्लस एक्स सेकेंड। मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके करता हूँ। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय डेटा के बिना
नंबर्स के साथ। s इज इक्वल टू, सपोज इफ आई से 5t माइनस 5t स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट वी आर ग्राफ वी आर हैविंग। ठीक है, इस ग्राफ को मुझे प्लॉट करना है, सुनो ध्यान से, ये ग्राफ को मुझे प्लॉट करना है। ये ग्राफ कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेट्स ट्राई टू सी इट। अब देखो टाइम जो है, टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब सुनो, ds बाई डी टी क्या होगा, ds बाई डी टी होगा 5 माइनस 10t। समझो? अच्छा, अच्छा d2s बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा, d2s बाई डी टी स्क्वायर होगा -10। अच्छा, सो d2s बाई डी टी स्क्वायर, अब सोचो 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 सोचो, ये y था, y की जगह पे s आया, ये x था, x की जगह पे t आया। इसका मतलब ds बाई डी टी इज बेसिकली नथिंग बट dy बाई dx, जो कि मेरा है m, एंड d2s बाई डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज d2y बाई dx स्क्वायर, जो कि है मेरा y डबल डैश, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। देखो ध्यान से, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इन एंड आउट। ठीक है, तो m की वैल्यू आई dy बाई dx, y डबल डैश की वैल्यू आई d2y बाई dx। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप उसको फील करो, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इस ग्राफ का नेचर क्या होगा। देखो ध्यान से, 5 माइनस 10t जब आया यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू, अब सवाल है ये 5 माइनस 10t, क्या ये एवरी वैल्यू ऑफ t के लिए पॉजिटिव होगा? 5 माइनस 10t की वैल्यू, क्या ऑल वैल्यूज ऑफ t के लिए dy बाई dx पॉजिटिव होगा? सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर dy बाई dx पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, और अगर dy बाई dx नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आएगा। यही तो हमने सीखा था। तो अब सोचो, 5 माइनस 10t, क्या t के सभी वैल्यूज के लिए dy बाई dx पॉजिटिव आएगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे। ओके, मुझे एक बात बोलो, 5 माइनस 10t की वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अगर मैं t की वैल्यू 0 करूं तो इसकी वैल्यू जो आएगी ds बाई डी टी की, राइट? तो t की वैल्यू 0 करूं तो m की वैल्यू आ रही है 5 प्लस 5। t की वैल्यू 1 करूं तो m की वैल्यू आ रही है -5, सॉरी, हाँ -5। इसका मतलब 0 पे 5 था, तो बीच में एक वैल्यू t इक्वल टू 0.5 अगर लेंगे तो m की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब हर वैल्यू ऑफ t के लिए 5 माइनस 10t जो है ये पॉजिटिव नहीं है। मैं समझा रहा हूं, अभी समझो इस चीज को। हर वैल्यू ऑफ t के लिए 5 माइनस 10t पॉजिटिव नहीं है। अब सोचो, मुझे वो टाइम मिल गया जहां पे ये 0 होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो टाइम यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, सपोज दिस इज 0.5। 0.5 सेकेंड तक मेरा ग्राफ जो है ये ऊपर जा रहा है, 0.5 सेकेंड के बाद मेरा ग्राफ नीचे आ रहा है। अब सवाल है, मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, पर ऊपर जाने के तो 3 तरीके हैं, इधर स्ट्रेट लाइन से जाएगा, या फिर ऐसे कर्व से जाएगा, या ऐसे कर्व से जाएगा। अब सवाल ये है कि कौन सा मेरा ग्राफ है? ऊपर जाने के तो 3 तरीके हैं ना, कौन सा तरीका मैं लूं? क्या ये तरीका लूं, क्या ये तरीका लूं, या फिर ये तरीका लूं? कौन सा तरीका लूं? 3 ग्राफ है मेरा, कोई बता सकता है मुझे? इसका जवाब कैसे आएगा? मैं सिखा रहा हूं, ये सीखो। ये अगर आपने सीख लिया, मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस सुपर डुपर आपका हो जाएगा। कौन सा ग्राफ होगा वो निकालने के लिए क्या मुझे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर देखो आ रहा है -10, -10 आ रहा है, मतलब सभी वैल्यूज ऑफ t के लिए d2y बाई डी स्क्वायर -10, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। d2y बाई डी स्क्वायर नेगेटिव आने का मतलब क्या है? ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर रहेगा? ग्राफ के नीचे। तो अब ए बी सी में बताओ, किस ग्राफ में ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे आ रहा है? क्या आपका आंसर है ए, बी और सी कट जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ए इज योर आंसर। क्या क्लैरिटी है? इसका मतलब आपका 0 से लेके 0.5 सेकंड तक वाला जो ग्राफ है वो बन गया, और वो ग्राफ कैसा है देखो। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या बात है सर, क्या आपको अच्छा लगा? हाँ यार, ये बहुत आसान है। हम लोगों को पता नहीं हम लोग क्या क्या करते थे ये सब चीजों में, अभी क्या ये सुपर डुपर कूल वे में हो रहा है? बोलो यार, सब लोग बोलेंगे यार। देखो, ठीक है, अब कुछ बातें समझते हैं। देखो, इस पॉइंट पे 0.5 सेकंड पे dy बाई डी एक्स जो स्लोप था वो 0 था 0.5 सेकंड पे। इसका मतलब
0.5 सेकंड पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं एट दिस पॉइंट तो इट शुड बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसीलिए ये ग्राफ जो है ये 0.5 सेकंड पे ऐसा स्ट्रेट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गया। क्या बात समझ में आई है? अब सोचो 0.5 सेकंड के आगे, फील करना, 0.5 सेकंड के आगे, 0.5 सेकंड के आगे क्या होगा? क्या 0.5 सेकंड के आगे 5 माइनस 10t नेगेटिव? मैं यहाँ पे लिखता हूं, आफ्टर t इक्वल टू 0.5 सेकेंड इज 5 माइनस 10t नेगेटिव? यस और नो? पुट करके देख लेना भाई, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, पुट करके देख ले। क्या ये नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है मतलब ग्राफ नीचे जाएगा। क्या 0.5 सेकेंड के बाद ग्राफ नीचे जाएगा? हाँ। अगर 0.5 सेकेंड के बाद नीचे जाएगा तो अब नीचे कैसे जाएगा? नीचे जाने के 3 तरीके, देखो, ऐसे, ऐसे, ऐसे। कौन सा मेरा ग्राफ? वो ग्राफ यहां बना दूंगा। कौन सा मेरा ग्राफ है? जल्दी बोलो, ये मैं सिखा रहा हूं बोल के टाइम लग रहा है आपके लिए, ओरल है, खट 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 करोगे आप। कौन सा ग्राफ है? डी, बिल्कुल सही। क्योंकि y डबल डैश नेगेटिव है सर, y डबल डैश तो नेगेटिव है, -10 आ रहा है, इसका मतलब इसके आगे के लिए भी y डबल डैश नेगेटिव है, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और वो डी वाले ग्राफ को फॉलो कर रहा है, बिकॉज नेगेटिव y डबल डैश नेगेटिव होने का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे रहना। तो आपका ग्राफ ऐसा होगा। ये ऐसा नीचे चला जाएगा, समझे आप? ये आपका ग्राफ है, याद करो, ये ग्राफ आपने देखा है कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम का? डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्राफ है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्प्लेसमेंट टाइम का ऐसा ग्राफ होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? देखो कितना कितना हेल्पफुल है ये ट्रिक। डोंट यू थिंक इट्स हेल्पफुल? देखो सब लोग बात करना, क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको क्लैरिटी आई? पक्का एवरीवन, सब लोग बात करें, क्या क्लैरिटी आई? एवरीवन, ठीक है, चलो। तो ये समझ में आई बात। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपने बना दिया, सपोज मैं बोलूं इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? क्या बना सकते हो? बना सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो एस टी वाला रिलेशनशिप है, इससे आप वीटी का रिलेशनशिप पहले निकाल लें। क्या वीटी का रिलेशनशिप आ जाएगा ds by dt which is equal to v, will it be 5 minus 10t? तो ये v आया सर, और ये t आया। तो vt का ग्राफ मुझे यहाँ पे कोई स्लोप व्लोप खींचना है तो आप खींच सकते हो। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कैसा है। देखो v इक्वल टू 5 माइनस 10t, सोचो यहाँ पे y की जगह पे v है, x की जगह पे t है, फील करो। अगर आप dy by dx निकालोगे which is nothing but dv by dt which is nothing but slope of the velocity time graph, will it be -10? अच्छा, बराबर है सर। और अगर मैं y डबल डैश निकालूं which is d2y by dx square which is equal to d2v by dt square, क्या ये जीरो आएगा? हाँ। इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा होगा? देख, मेरा ग्राफ का स्लोप आ रहा है नेगेटिव, ओ मतलब ग्राफ नीचे जाएगा। अच्छा, ग्राफ नीचे जाएगा, इसका मतलब मेरा ग्राफ ऐसा कुछ होगा भाई साहब, देखो ऐसा, समझे आप? देखो, अब कुछ बातें समझते हैं। देखो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? +5। ये +5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई, और ये वेलोसिटी देखो नीचे की तरफ जा रही है, कंटिन्यूस नीचे की तरफ जा रही है। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों हुई? क्योंकि d2y बाय डी स्क्वायर 0 आया, मतलब इसका कर्वेचर 0 है। कर्वेचर 0 है मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा, कर्वेचर 0 है मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्या ये समझ में आया? इट्स अ सुपर डुपर यूजफुल थिंग, डोंट यू थिंक? कि यार कोई भी ग्राफ से किसी भी दूसरे ग्राफ में अगर पूछा जाए तो हम ये सब काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। क्या आपको फील आ रही है? मैं बहुत सारा, देखो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको फिजिक्स का एप्लीकेशन दिख जाएगा, मैं अभी कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा। सुनना ध्यान से, देखो ये देखो, मुझे एक बात बोलो, मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, देखो तुमको फील आएगी। अच्छा, देखो तुम सबने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन याद है, राइट? मैंने इसके सवाल भी कराए थे आपको बेसिक मैथ्स में।
हम बोलते हैं कि इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है ना, हम बोलते हैं ना। अब सोचो कैसे, हम बेसिकली यहाँ पे y और x के बीच का जो रिलेशनशिप खींच रहे हैं। अगर समझ में आ जाए ना बॉस, ताली जरूर मार देना। क्या बात है सर। देखो ये y है, ये x है, हम तो y और x के बीच के तो ग्राफ खींचते हैं। अब ये ग्राफ कैसा होगा यही हमें जानना है, राइट? यही हमें जानना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम dy/dx निकालें। dy/dx आ जाएगा tan थीटा। tan थीटा एक नंबर है, जो भी थीटा एंगल होगा वो माइनस 2gx अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। समझो, 2gx अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। अब कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। तो ये tan थीटा की वैल्यू आई माइनस दिस। तो अब देखो ये dy/dx की जो वैल्यू आएगी 2gx/2u² cos स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा जो है ये sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, u² की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है dy/dx की, अगर आप किसी भी, सुने ध्यान से, किसी भी वैल्यू के लिए, सुने ध्यान से, किसी भी u के लिए और थीटा के लिए अगर आप कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। आप करके देख लेना, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एंड d2y/dx पर अगर मैं करूँ तो d2y/dx की वैल्यू हमेशा -2g/2u² cos स्क्वायर थीटा आएगी। तो d2y/dx देखो ये नेगेटिव आ रहा है। d2y/dx नेगेटिव आना मतलब पूरी जर्नी में सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ग्राफ जो भी बनेगा वो नीचे रहेगा ग्राफ से। अब याद करो आपने जो प्रोजेक्टाइल पाथ याद बनाया था, क्या ये प्रोजेक्टाइल पाथ जो बन रहा है फील आ रही है? हाँ यार क्या बात है, क्या यही ग्राफ बनता है? देखो अगर आप ये हाफ जर्नी में देखो, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी में देखो, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी में भी ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है। हाँ, सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी में भी देखो ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है। हाँ बहुत बढ़िया सर, मजा आया। यही तो ग्राफ होता था। यस, यही ग्राफ होता था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने को सब समझ में आया। क्या याद आया? मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ तुम्हें, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। देखो ध्यान से, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तुमको फील आ जाएगा, वाह क्या बात है। सुनो ध्यान से, तुमने कभी सुना है जो हम आइसोथर्मल प्रोसेस ड्रॉ करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज व्हाट? टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? इसका एक और रिलेशनशिप होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? आप सबको बेसिक्स याद है, राइट? आइसोथर्मल पर कांस्टेंट टेम्परेचर, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, याद है आपको? अच्छा, अभी मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस को पीवी ग्राफ में ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करोगे? देखो y की जगह पे p है, x की जगह पे v है, मुझे ग्राफ खींचना है, सुनना। तो मुझे पहले निकालना चाहिए dy/dx, फिर मुझे एनालिसिस करना चाहिए d2y/dx पर का, अपने आप आंसर आता। अच्छा सुनो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाई v? तो dy/dx जो बेसिकली है, क्या ये आ गया p की जगह पे y है, कांस्टेंट इज c, और v की जगह पे x है। क्या ये ग्राफ है मेरा y इक्वल टू c/x? हम बाद में y की जगह पे p, x की जगह पे v सोच सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली उसको सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। मैं dy/dx से लिख रहा हूँ क्योंकि हमने dy/dx के टर्म्स में किया है। क्या बात समझ में आ रही है एवरीवन? तो अगर मैं dy/dx करूं, क्या इसकी वैल्यू है, आपने अभी डिफरेंशिएशन मैंने आप सबको कराया है, क्या c जो कांस्टेंट है ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा? d/dx ऑफ x टू द पावर -1 विल इट बी -1 x टू द पावर -1 -1 -2? क्या ये वैल्यू आ गई -c/x²? इसके संबंध में आपका क्या ओपिनियन है? ये माइनस देखो, c इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, x तो x² हो गया तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो ये नेगेटिव आएगा क्या dy/dx? हाँ, dy/dx नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ग्राफ जो है ये नीचे जा रही है। हाँ, अच्छा d2y/dx को निकालेंगे तो क्या होगा? d2y/dx को निकालेंगे तो इट विल बी d/dx ऑफ dy/dx, which is डबल डिफरेंशिएशन है, which is d/dx of dy/dx। dy/dx की वैल्यू कितनी है? -c/x²। ध्यान से देखना, मैं -c को बाहर निकालता हूँ, d/dx ऑफ x टू द पावर -2 लिखता हूँ, पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ -c, x टू द पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -2 x टू द पावर -2 -1, which is
2c अपॉन एक्स क्यूब। एक्स पॉजिटिव है, तो सी कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ये प्लस साइन है। इसका मतलब डी टू वाई बाई डी स्क्वायर का साइन आ रहा है पॉजिटिव। डी वाई डी नेगेटिव का आने का मतलब क्या है, ग्राफ नीचे जा रही है। डी टू वाई बाई डी स्क्वायर का साइन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, डी टू वाई डी स्क्वायर का साइन पॉजिटिव आने का मतलब है कि ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन को लेके आपका ग्राफ कैसा बनेगा, बोलिए। आप सबको आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ याद है, क्या यही ग्राफ आप बनाते हो? आप सोचो, इस ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर का ग्राफ के ऊपर है, हाँ। क्या ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रही है? हाँ। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ। क्या क्लैरिटी है? देखो भाई, देखो फिजिक्स, मैं इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, जैसा मैं बोल रहा हूँ, आपका काम सुपर डुपर आसान होगा। ग्राफ में तो आप चिंता ही मत करना, मैं मेजोरिटी आपका काम आसान कर दिया, इतना जो सिखाया मैंने आज। अब सुनो ध्यान से यहाँ पे, नेक्स्ट सपोज मैं आपको चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट पे लेके जाता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद है कि नहीं याद? रेजिस्टेंस और कैपेसिटर चार्जिंग हो रहे हैं एक बैटरी के साथ, तो इसका जो फॉर्मूला आता था, चार्ज एट एनी टाइम टी ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अगर आपको याद है, क्या ये आता था क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दावर माइनस टी बाई टाउ। यस, चार्ज एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दावर माइनस टी बाई टाउ। क्या क्लैरिटी है? ये फॉर्मूला आता था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? मान लो आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब याद आ गया? अब याद आ गया? अब याद आ गया? अब इसका ग्राफ मैं गारंटी दे रहा हूं, बिकॉज मुझे नीट के बच्चों का पता है वो कैसा सोचते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं इसका ग्राफ आपने रटा होगा कि इसका ग्राफ ऐसा होता है, और बहुत बार आपने उल्टा पुल्टा ग्राफ भी बनाया। चार्जिंग का डिस्चार्जिंग में डाल दिया होगा, डिस्चार्जिंग का चार्जिंग में डाल दिया होगा, ऐसा किया होगा आपने, किया है कि नहीं किया? ऑनेस्टली बोलो, किया है? अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लॉजिक से इसको सॉल्व करो। इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होगा सोचो, ठीक है? अब देखो, फील करो। यहाँ बना रहा हूँ ग्राफ को, थोड़ा तो वर्किंग वहां पे करूंगा। देखो, आपको समझ आ रहा है ना? सब लोग मेरे साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, और यहाँ पे है टाइम। ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, एक्स एक्सिस में टाइम। ठीक है? समझे क्या? क्लैरिटी है ये? हाँ सर। अब फील करना, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स। तो y की जगह पे क्यू टी है, x की जगह पे t है। ठीक है? तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं करूंगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? देखो, ये फंक्शन हो जाएगा y और x के टर्म्स में लिखो तो y इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दावर माइनस एक्स बाई टाउ। ये आ जाएगा, मतलब t की जगह पे x रख दिया ताकि मैं डी वाई बाई डी एक्स कर सकूं। आप चाहो तो वैसे ही कर लो डायरेक्ट, बट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो ये आ जाएगा, देखो, d बाई डी एक्स ऑफ क्यू नॉट माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू नॉट इंटू ई टू दावर माइनस एक्स बाई टाउ। ये तो क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। माइनस डी बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट को बाहर ले आओ। अभी ये करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दावर माइनस एक्स बाई टाउ। अब मुझे बताओ, कल ही बात हुई है, ये जो डिफरेंशिएशन होगा, ये क्या नॉर्मल डिफरेंशिएशन है या चेन रूल है? क्या है ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है या चेन रूल है? देखो, कल ही मैंने कराया है, मुझे रेस्पॉन्स चाहिए चेन रूल। सब लोग इसका मुझे डिफरेंशिएशन करके बताएं, ई टू दावर माइनस एक्स बाई टाउ। अब बताओ ई टू दावर माइनस एक्स बाई टाउ बनेगा कैसे? सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर होगा एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन बाई टाउ से, तो ये बनेगा माइनस एक्स बाई टाउ, और फिर ये पूरे चीज को रेज करेंगे ई के ऊपर, तो ये हो जाएगा ई टू दावर माइनस एक्स बाई टाउ। सो देयर आर थ्री लेयर्स, ये आउटर लेयर है, ये मिडिल लेयर है, और ये इनर लेयर है। अभी तीनों लेयर का डिफरेंशिएशन करना है। तीनों लेयर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको पता है? सबसे पहले ई टू दावर माइनस एक्स बाई टाउ का डिफरेंशिएशन आउटर लेयर का, वो ई टू दावर कुछ होगा, तो इसका रिजल्ट आएगा ई टू दावर माइनस एक्स बाई टाउ। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी थोड़ा सा। फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा माइनस एक्स बाई टाउ का, माइनस एक्स बाई टाउ का डिफरेंशिएट करूंगा तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस वन बाई टाउ। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक्स का, उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा वन। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा ये क्या, देखो ध्यान से,
माइनस ऑफ क्यू नॉट, और ये चीज आ जाएगी माइनस ऑफ 1/टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ। क्या ये सबको चमका है? माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? आधे बच्चों ने हथियार डाल दिए। तुम्हें से मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग लेट आते हो, कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं करना है आप छोड़ दीजिए क्लास, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको मेरा क्लास करना है तो आप टाइम पे आइए, नहीं करना है आप प्लीज डू नॉट कम। मैं नेक्स्ट क्लास से अलाउ नहीं करूंगा। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टैलेंट क्या है। मेरे पास बच्चे कहीं से भी आए, उनको पता चलना चाहिए वो मेरे पास ही आएंगे। मैं कोई फालतूगिरी करता नहीं हूँ, सिर्फ काम की चीजें पढ़ाता हूँ और क्वालिटी देता हूँ। तो आपको अगर मेरे पास करना है तो टाइम पे आइए, नहीं करना है तो प्लीज गेट लॉस्ट। आई डू नॉट वांट यू इन द क्लास। मैं किसको बोल रहा हूँ उसका मतलब उसको समझ में आ गया है। आपसे मैं नहीं हूँ, आप मेरे से बनोगे, ठीक है ना? तो मुझे डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि मैंने आज जो पढ़ाया है वो जिस बच्चे ने देखा नहीं है उसको कुछ समझ नहीं आएगा। इसमें से अभी ग्रुप में 2 बच्चे ऐसे हैं जो लेट में आए हैं। तो मैं बोलता हूँ आपको नहीं करना, एकदम ऑनेस्ट हूं मैं, निकल जाओ क्लास से बाहर। बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सबके रिजल्ट। आप कहीं और जाइए, मेरे पास मत आइए, ठीक है? और अगर आपको मेरे पास करना है तो टाइम पे आइए। ये दोनों चीजें आपको करनी है। अगर नहीं कर सकते तो गेट लॉस्ट। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट, ठीक है? क्लास में यहाँ पे तो चलो चलो मैंने अलाउ कर दिया, क्लास में आओगे तो क्लास के बाहर से ही ढकेल दिया जाएगा। जाओ, ठीक है? क्योंकि तलवे चाटना उनका गुण होगा जिनको आता नहीं है सब्जेक्ट। मुझे सब आता है, मुझे मैथ्स भी आता है, फिजिक्स भी आता है, तो मुझे इन एंड आउट सब आता है। तो मुझे बच्चों की कमी नहीं होगी, और आपके भरोसे में बैठता भी नहीं, ठीक है ना? मेरे पास 2 बच्चे भी आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, मेरे पास 4 बच्चे भी आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? तो आई वॉन्ट डिसिप्लिन इन द क्लास। इफ यू डू नॉट, जस्ट गेट लॉस्ट। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं 7 तारीख से ऑफलाइन करने वाला हूं, मैंने आपको बोल दिया, आपको मैसेज भी आ गया ग्रुप में, राइट? हैव यू सीन इट? हैव यू सीन इट? करेक्ट। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन कर लें, 7 तारीख से आप लोग ऑफलाइन आ रहे हो, ठीक है? तो आपको अकॉर्डिंगली वो करना है, ठीक है ना? क्लियर, एकदम एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है मेरा। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा, और सब लोग अच्छे हैं भाई, एवरीबडी हैज अ रिजल्ट, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप क्वालिटी देख लेना, मैच बाय मैच, टाइम बाय टाइम, एक एक कॉन्सेप्ट क्वालिटी देख लेना, बाद में फिर डिसाइड करना आपका डिसीजन सही था या गलत था, ठीक है? चलो आ जाओ। क्यू नॉट बाई टाउ ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब देखो ध्यान से, ये क्यू नॉट बाई टाउ ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ, ये वैल्यू क्या हो गई? ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है। देखो क्यू नॉट बाई टाउ तो पॉजिटिव है, ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ क्या हो गया? ये माइनस देख के डरे नहीं। ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये टर्म नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/e टू द पावर एक्स बाई टाउ। अब ई पॉजिटिव है, एक्स बाई टाउ भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो ये पूरा चीज पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब dy बाई dx मेरा पॉजिटिव है। अच्छा जी, dy बाई dx पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अगर है dy बाई dx, समझे आप? अगर पॉजिटिव है ये dy बाई dx, इसका मतलब मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है। dy बाई dx पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है। ग्राफ कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब हम देखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स को। डी टू वाई बाई डी एक्स को अगर हम देखें तो क्या होगा, बोलो? डी टू वाई बाई डी एक्स को करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना है, बोलो क्या करूं? क्या मैं इसे करना पड़ेगा मुझे? डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू नॉट बाई टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ। क्या मुझे इसका डिफरेंशिएशन बता सकते हो? ये आ जाएगा क्यू नॉट बाई टाउ ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा? देखो ये मैंने पहले ही कर लिया था, यहाँ पे देखो क्या ये आ जाएगा, -1/टाउ ई टू द पावर माइनस एक्स बाई। सिंपल कैलकुलेशन। क्या ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगा? तो अगर ये नेगेटिव आएगा मतलब डी टू वाई बाई डी पर नेगेटिव आ रहा है, चमका क्या? ओ यस सर। अगर डी टू वाई डी पर नेगेटिव आ रहा है मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? ग्राफ के नीचे। अब सोचो ग्राफ कैसा होगा मेरा, सुनना। देखो सबसे पहले एक बाउंड्री कंडीशन होता है, टी इक्वल टू जीरो पे ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है ये देख लो। टी इक्वल टू जीरो पे, तो मैं यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है ये देखूंगा। टी इक्वल टू जीरो पे 1 माइनस ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर जीरो इज 1, 1 माइनस 1 0। क्या ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ग्राफ ऊपर जा रहा है और ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है, क्या आपका ग्राफ ऐसा होगा? अब याद करो ये ग्राफ आपने रटा हुआ था, क्या आपको ये रटने की जरूरत है या समझने की जरूरत है? जब आपके कैलकुलेशंस आसान एकदम, आपका कैलकुलेशन आपका डिफरेंशिएशन अगर अच्छा है तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर आपको याद होगा जो करंट का ग्राफ था, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको याद है, आपने कैसा किया है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, देखो मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूं जो फिजिक्स में आते हैं। क्या आपको याद है एक, जब जब चार्जिंग होती है,
आरसी सर्किट की, तो उसमें जो करंट होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, इट इज गिवन बाय द रिलेशनशिप आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, याद है आपको। और जब चार्जिंग होती है तो उस टाइम पे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी पूछा जाता है, क्या आपको याद है? नहीं याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छे से नहीं किया है, बहुत आसान चैप्टर है भाई, ऐसा क्या कर। बोलो, ये है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी और ये है टाइम, समझे क्या? अब इसका ग्राफ निकाल के बताओ मुझे, इसका ग्राफ निकाल के बताओ, इसका ग्राफ कैसा होगा। देखो ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, तो ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, क्या मेरा ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ, एक्स की जगह पे टी, y की जगह पे आई टी। अब फिर से देखो, खटाखट खटाखट कैलकुलेशन करो, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी आई नॉट माइनस वन बाई टाउ ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ का डिफरेंशिएशन अभी मैंने करके दिखाया था आपको, ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ माइनस वन बाई टाउ, राइट। क्या ये नेगेटिव आ रहा है? अच्छा जी, नेगेटिव आ रहा है मतलब ग्राफ नीचे जाएगा, यस सर, यस सर। और अगर डी टू बाई डी स्क्वायर करूं तो बोलो क्या आएगा, जल्दी कैलकुलेशन करो जल्दी, माइनस आई नॉट बाई टाउ, ये ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ आ जाएगा माइनस वन बाई टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ, यही था ना ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ का, मैंने इसलिए बना के रखा है कि उसको यूज कर सकूं बार बार, टाइम बचेगा ये, ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, बोल, आई नॉट बाई टाउ स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टाउ, तो डी टू बाई डी स्क्वायर इज व्हाट, पॉजिटिव। अच्छा जी, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव, मतलब ग्राफ नीचे, ग्राफ नीचे जाएगा टाइम के साथ। अब टाइम है तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ राइट हैंड साइड ही प्रोसीड करेगा, क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता है। मैंने बोला है अगर टाइम नहीं होगा तब सोचे कि ग्राफ को कैसे ट्रैवर्स करना है, लेकिन अगर टाइम दिया हुआ है तो फिर ऐसा सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओ अच्छा 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 अच्छा, डी टू बाई डी स्क्वायर क्या है? डी टू बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव है सर। डी टू बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि सीओसी, सीओसी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? ग्राफ के ऊपर है। अब इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सोचो, अब सबसे पहले सुनना, एक बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन मतलब इनिशियल कंडीशन, टी इक्वल टू जीरो पे ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? सोचो, अगर टी इक्वल टू जीरो करें तो ग्राफ स्टार्ट होगा कहीं पे आई नॉट वैल्यू से, टी इक्वल टू जीरो पे। उसके बाद देखो ग्राफ जा रहा है किधर, ग्राफ जा रहा है नीचे, और ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर, क्या आपका ग्राफ ऐसा होता है? क्या ये रटने की जरूरत है या समझने की जरूरत है? क्या आपका लोड कम हो गया? हाँ यार, अगर ये ट्रिक पता है तो हम कोई भी ग्राफ खींच सकते हैं बॉस, कोई भी ग्राफ खींच सकते हैं हम, कोई भी ग्राफ खींच सकते हैं। क्या आपको एकदम कॉन्फिडेंस आया? क्या आपको कॉन्फिडेंस आया? क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? डिड यू गेट अ कॉन्फिडेंस दैट यस वी कैन डू दिस, राइट? अच्छा, और मुझे बोलो कौन सा रिलेशनशिप आपको याद आ रहा है, और फिजिक्स में बोलो कौन सा रिलेशनशिप आपको याद आ रहा है? मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराया जहां पे आपको ग्राफ का यूटिलिटी बहुत ज्यादा आता है, और क्या रिलेशनशिप आपको याद आ रहा है? देखो मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड चैप्टर याद करो, बहुत सारे अलग अलग आपने निकाले होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, याद है? तो उसके जो एक्सप्रेशन होते थे वहां पे इधर एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आता था कुछ, या वन बाय एक्स के टर्म में आता था कुछ, और उनके ग्राफ्स प्लॉट होते थे, याद है? इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ अलग अलग के लिए, वायर के लिए, डिस्क के लिए, एक्सिस पे रिंग के लिए, एंड अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मतलब आपके करंट डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके अलग अलग ग्राफ बनते थे। यू रिमेम्बर? आपको याद आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको याद है वो, तो आपको वहां पे भी ग्रेविटेशन में भी था, बिल्कुल सही। आपको अगर याद होगा, वहां पे आपके ग्राफ्स आते थे, और वो ग्राफ्स आप लोग कैसे करते थे मुझे पता नहीं। तो वो ग्राफ किसी भी पॉइंट एक्स पे ग्राफ का कैसा होगा, बहुत सारे ग्राफ होते थे। अब मुझे पता नहीं आप कैसे करते थे, मेरा आज आपको टास्क क्या है, लर्न उसको आप रटते थे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, प्लीज ये ट्रिक यूज करके आज घर में जाना और ये एक्सरसाइज करना। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको सुपर डुपर कॉन्फिडेंस मिलेगा, अरे यार ये सब मैं लास्ट ईयर कितना इनफेक्टिव वे में करता था, करती थी, जब मैं इसे सिंपली ओरली रटती थी।
अब मुझे समझ में आता है कि ये फॉर्मूला अगर मुझे पता है बॉस, तो मुझे ग्राफ के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगी ग्राफ कैसा है। और अगर मुझे ग्राफ भी पता है तब भी मैं फॉर्मूला के बारे में थोड़ा बहुत तो बता ही दूंगी कि ये फॉर्मूला क्या हो सकता है। क्या ये फील आई? Suppose I ask you to plot the graph of y equal to root x. I ask you to plot the graph of y equal to e to the power x. ठीक है, ये दोनों का ग्राफ प्लॉट करके बताओ जल्दी, क्विकली, फास्ट। ओके, y इक्वल टू रूट एक्स, राइट। सबसे पहले अब क्या करें, dy बाई डी एक्स निकाले। dy बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या होगा, हाफ एक्स हाफ माइनस वन माइनस। ठीक है, अब x की वैल्यू पॉजिटिव है, आपको ग्राफ खींचना है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आई। सो dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव आई, इसका मतलब ग्राफ क्या है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब डी टू वाई बाई डी एक्स को निकालो सब लोग। डी टू वाई बाई डी एक्स को निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई टू। तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई फोर एक्स टू द पावर माइनस थ्री बाई टू। तो ये आया नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ आया मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्व ग्राफ के नीचे है। तो क्या आपका जो ग्राफ होगा, क्या आपका ग्राफ ऐसा होगा? क्लैरिटी है ये? देखो ये ग्राफ ऐसे बन गया। देखते साथ, कोई रटने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बोलो। इसका ग्राफ कैसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ई टू द पावर एक्स आ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स का निकालो, ये भी ई टू द पावर एक्स आ रहा है। तो y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ई टू द पावर एक्स इज पॉजिटिव, एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों ही पॉजिटिव, मतलब ग्राफ ऐसा आएगा। देखो ये ई टू पावर एक्स है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा, और ई टू पावर डी टू बाई डी पर भी पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ का सेंटर का ग्राफ के ऊपर है, तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा ई टू पावर एक्स का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये ग्राफ सही है या इसमें कुछ गड़बड़ है? क्या ये ग्राफ सही है? अरे अक्ल लगाओ, ग्राफ सही है, लेकिन क्या ग्राफ जहां से स्टार्ट कर रहा है क्या ये सही है? जीरो ही स्टार्ट होगा क्या? नहीं, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर तुम x की वैल्यू जीरो रखोगे, ये y की वैल्यू वन आएगी, तो ये ग्राफ कहीं से यहाँ से स्टार्ट होगा। दिस इज द करेक्ट ग्राफ एंड दिस इज द रॉन्ग ग्राफ। ये ई टू द पावर एक्स का करेक्ट ग्राफ। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0,1 से। समझे आप? तो इसीलिए ये ग्राफ ऐसा है। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी सब सही है, क्या क्लैरिटी है ये? नोट करो, आगे बढ़ते हैं क्विकली फास्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ये एप्लीकेशन जो मैंने सिखाया है, क्या ये ट्रुमेंडस है? ओके, नेक्स्ट देखो। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज की मैक्सिमा और मिनिमा क्या होती है? ठीक है, तो सुने, मैक्सिमा एंड मिनिमा, लिखें इसे, ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ वेक्टर क्वांटिटी is decided solely by its magnitude and not by sign। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, देखो ध्यान से, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज मैं अपना ये एक्सेस लेता हूँ, देखो एक्सेस लेता हूँ, ठीक है।
समझना। सपोज मैं एक ग्राफ ऐसे बना रहा हूं, एक ग्राफ ऐसे बना रहा हूं, और एक ग्राफ ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और ये कुछ एक एक्स है वेरिएबल, ये वेक्टर क्वांटिटी वेरिएशन है विद एक्स, मान लो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस ग्राफ के लिए, पहले ग्राफ के लिए ये पॉइंट मैक्सिमा है, ये पॉइंट मिनिमा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड वाले ग्राफ के लिए ये पॉइंट मैक्सिमा है, ये पॉइंट मिनिमा है, और ये पॉइंट भी मैक्सिमा है। यहीं पे मैक्सिमम बच्चे धोखा खा जाते हैं। आपको सोनली मैग्नीट्यूड से ही डिसाइड करनी है, मतलब ये लेंथ से। नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है उससे डिसाइड नहीं करनी है वेक्टर क्वांटिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। समझे आप? अब नीचे वाला देखो, नीचे वाले में ये क्या होगा, ये होगा मिनिमम, ये होगा मैक्सिमम। क्या आपको फील आई मैंने क्या बोला? मैंने तीन वेरिएशन दिखाए, कोई मान लो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी थे, सबके लिए कौन सी मैक्सिमम और कौन सी मिनिमम वैल्यू, ये समझ में आया? ये सोनली डिसाइड होगा किससे? मैग्नीट्यूड से। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ऑल दो वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग अ डायरेक्शन, बट हमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? क्लैरिटी है ये? इसको लिखो, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। ओके, अब देखिए, समझे इस चीज? अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आई एम प्रीटी मच श्योर ये आपने किया हुआ होगा, आपको थोड़ा बहुत आता भी होगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, याद है? मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये थोड़ा बहुत आपको आता भी होगा। तो मैक्सिमम, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। ये हम कैसे करते हैं, मैं डायरेक्टली आपको स्टेप एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। इसका एल्गोरिदम है, लेकिन आपने बिकॉज पहले किया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्टन कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल की मदद से आपको बता रहा हूँ। सपोज एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5। ठीक है, और मैं एक रेंज ले रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 2। सपोज ये ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, या 3 ले लो, या 4 ले लो, चलो 4 ले लो, चलो। ठीक है, इस रेंज में, इस रेंज ऑफ x में मुझे y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए। कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी मिनिमम वैल्यू, क्या मिलेगी? ठीक है, तो तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, दिस इज स्टेप 1। सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स करें, तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x+5 करेंगे, which is d by dx of x square, which is 2x minus 4। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम dy by dx को इक्वल टू 0 करेंगे, और इससे x की एक वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम ये करेंगे तो 2x minus 4 इक्वल टू 0, तो इससे मुझे x की वैल्यू 2 मिल रही है। ठीक है, अब इस 2 पॉइंट पे, पॉइंट x इक्वल टू 2 पे मेरा ग्राफ का इधर मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है। जहां पे मैंने dy बाई dx इक्वल टू 0 किया है, उस पॉइंट पे मेरे ग्राफ की मैक्सिमा हो सकती है या मिनिमा हो सकती है। तो स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड करूंगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा एट x इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है पहले d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें, देन पुट 2 इन प्लेस ऑफ x इफ रिक्वायर्ड। ये प्रोसेस है।
तो करते हैं। तो d2y/dx² अगर मैं करूंगा तो ये आ जाता है +2। देखो, क्योंकि dy/dx आया था क्या, dy/dx जब मैंने किया आया 2x-4, तो d2y/dx करूंगा तो इसका डिफरेंस करूंगा 2x-4 का, तो वो आ जाएगा +2। सो d2y/dx इज +2। समझे आप? d2y/dx कितना है? +2। अच्छा, तो d2y/dx अगर +2 है, ठीक है, इसका मतलब d2y/dx क्या आ रहा है? d2y/dx आ रहा है पॉजिटिव। अभी आपको पढ़ाया था d2y/dx अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट पे किधर है? x = 2 पे ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? ऊपर, ग्राफ के ऊपर। इसका मतलब ये x = 2 पे क्या हुआ होगा मेरे ग्राफ के साथ? मेरे ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर x = 2 में ऊपर जा रहा है, मतलब ये ग्राफ जो है मेरा ग्राफ पक्का ऐसे गया होगा, तभी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर जाएगा। सोचो, अगर मेरा ग्राफ x = 2 पे, ये x = 2 है, अगर मेरा ग्राफ x = 2 पे ऐसा गया होता, तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे ग्राफ के नीचे होता? तो d2y/d इसको नेगेटिव आना चाहिए था, बट d2 पॉजिटिव आया, इसका मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे ग्राफ के ऊपर है। इसका मतलब x = 2 क्या पॉइंट होगा? मिनिमम। x = 2 पे ग्राफ की क्या वैल्यू आएगी? मिनिमम। तो d2y/d² x = 2 आया +2, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स we will get minimum value of y at x = 2। तो वो मिनिमम वैल्यू अब आप निकाल सकते हो। मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम वैल्यू विल बी y at x = 2, which is 2² - 4 × 2 + 5, 9 - 8 + 1। ये आया आपका मिनिमम वैल्यू +1। क्या मेरी बात समझ में आई? तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब क्या इस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इधर एंड पॉइंट्स चेक करेंगे। यहाँ पे 4 पे देखो, 2 पे मिनिमम वैल्यू आई, एंड पॉइंट्स पे चेक कर लो किसमें मैक्सिमम आ रही है। तो y at x = -1, ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, -4 × -1 + 5, तो ये 9 + 1 10 आ गया। और x = 4 अगर मैं रखूं तो इट इज 16 -16 + 5 which is +5। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा x = -1 पे, इस रेंज पे, और मिनिमम वैल्यू आएगा x = +2 पे। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो दोस्तों। क्लियर है? गुड। लास्ट 2 स्टेप्स प्लीज। देखो, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है सुनना। सबसे पहले हम क्या करेंगे मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए? सुनना ध्यान। सबसे पहले हम करेंगे dy/dx = 0। ठीक। अच्छा, dy/dx = 0 करने पर पहले dy/dx निकालेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू पे ग्राफ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें आएगी। ये मैं बोलना चाहता हूं। अब अगर थोड़ा सा अक्कल लगाओ, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप dy/dx = 0 करते हो, याद करो इससे पहले ग्राफ का जो अंडरस्टैंडिंग हुआ, dy/dx = 0 होने का मतलब क्या है? dy/dx = 0 होने का मतलब है कि ग्राफ का जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो जब ग्राफ का टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा जिस पॉइंट पे, तो वहां पे ग्राफ ऐसे भी पलटी मार सकता है, वहां पे ग्राफ ऐसे भी पलटी मार सकता है। अगर ग्राफ ऐसे पलटी मार रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि ग्राफ इससे पहले भी इस पॉइंट पे नीचे था, इसके बाद भी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर ग्राफ अगर ऐसे पलटी मार रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लैरिटी है? समझ में आई बात एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू? नहीं। तो सबसे पहले dy/dx = 0 करें और x की वो वैल्यू निकालें। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
ओके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करें और x की वो वैल्यू निकालें। वो वैल्यू कितनी आई, dy बाई डी 0 करने के बाद x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। चेक कैसे करें, d2y बाई डी एक्स को निकालेंगे। d2y बाई डी एक्स को अगर पॉजिटिव है, सोचो d2 बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी, मैं पूछ रहा हूं, सुनो। इफ d2y by dx square is positive, then what value you will get of the function at x equal to 2? आपके दो ऑप्शन है, मैक्सिमम वैल्यू और दूसरा मिनिमम वैल्यू। क्या लगता है आपको, ये बताओ। देखो एक ही बच्चा जवाब दे रहा है, बाकी सब बच्चे चुप है, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही प्रॉब्लम होता है, यही प्रॉब्लम होता है। और जो बच्चा जवाब देता है ना वो सीखता चलता है, जो बच्चा चुप रहता है उसको कुछ समझ नहीं आता। बेटा एक बात बता, d2 बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव का अभी मैंने आपको मतलब समझाया था, राइट? ग्राफ पढ़ाते वक्त ये देखो, भूल जाते हो, रिटेंशन बहुत कम है, पूरा चैप्टर कैसे मैनेज करोगे भाई। d2 बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है बोलो? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अबव द ग्राफ, बताया था कि नहीं बताया था? तो अगर d2 बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है x इक्वल टू 2 पे, इसका मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा है? ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है। अब सोचो, ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर रहेगा, मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ आ रहा होगा, ऊपर से ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा। मतलब उस पॉइंट पे उस फंक्शन की क्या वैल्यू मिलेगी? सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना वो, तो क्या वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी? तो आपका आंसर आएगा मिनिमम वैल्यू। फिर से सवाल, इफ d2y बाई डी स्क्वायर, चमका कि नहीं चमका बोलो, if d2y by d square is negative, then what value you will get of the function at x equal to 2 suppose? क्या इसका आंसर बोलो, सब लोग पार्टिसिपेट करें, सब लोग पार्टिसिपेट करें। मैक्सिमम होगी, क्या ये समझ में आया? देखो ये जनरली रटा देते हैं, डिटेल पर थोड़ा सा अकल देने की कोशिश की, थोड़ा सा तो अलग कुछ हो। लास्ट ईयर भी तो यही किया था। क्या समझ में आई बात? कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं, संडे। अभी एक दो वीक में संडे को क्लास नहीं लूंगा, उसके बाद संडेज को भी बुलाऊंगा आपको, ठीक है? तो वी विल मीट अगेन ऑन मंडे, ठीक है? आपको डिटेल्स भेज दिया गया है, अकॉर्डिंगली वर्क, ठीक है? अच्छा 1 मिनट गाइज, 1 मिनट।